पर आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो हम IoT इकोसिस्टम में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजीज़ और उनके नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जैक्टली नेटवर्क होते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा वो नेटवर्क की कैटेगरी थी और आज हम इस वीडियो में एग्जैक्टली नेटवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले IoT मुख्य रूप से स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और नेटवर्किंग का उपयोग करता है। IoT की प्रमुख सक्षम टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे ब्लूटूथ, BLE, वाईफाई, लाईफाई, सेलुलर, जेड-वेव, RFID। इस तरह से यहाँ पर ये जो भी नेटवर्क और टेक्नोलॉजी दी गई हैं इन सभी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर है? एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि ये जितने भी नेटवर्क हैं ये सब वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। ठीक है, ये सब वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और यहाँ पर इनके अपने कुछ फ़ायदे और अपने कुछ नुकसान हैं जिनका इस्तेमाल हम IoT इकोसिस्टम में करते हैं। जैसे ब्लूटूथ और वाईफाई से आप पहले से ही इंट्रोड्यूस हैं, इनका यूज़ भी आप करते हैं, इनके बारे में आपको पता है। इसी तरह से यहाँ पर और भी नेटवर्क हैं जिनका इस्तेमाल हम IoT इकोसिस्टम में अलग अलग डिवाइसेस में करते हैं। ठीक है, जो अलग अलग डिवाइसेस होती हैं वो एक्चुअली अलग अलग टेक्नोलॉजी या फिर अलग अलग नेटवर्क का यूज़ करती हैं। ठीक है, जिसमें से यहाँ पर हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर टेक्नोलॉजी और नेटवर्क को लेकर आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो एक्चुअली नेटवर्क है या फिर हम नेटवर्क को ही टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ ही एक नेटवर्क होने के साथ साथ में क्या है, एक टेक्नोलॉजी भी है। इसी तरह से यहाँ पर जितने भी नेटवर्क हैं ये नेटवर्क भी हैं और वो टेक्नोलॉजी भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस वर्ड को लेकर कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम आज इस वीडियो में इन सभी नेटवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में आपको पहले से पता है, जिसका इस्तेमाल शॉर्ट रेंज में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। और जो ब्लूटूथ की मैक्सिमम रेंज होती है वो लगभग 30 फीट होती है। ठीक है, 30 फीट के अंदर आप ब्लूटूथ का कनेक्शन बनाए रख सकते हैं और उसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि UHF रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि जो भी वायरलेस नेटवर्क होते हैं, ठीक है, जैसे ब्लूटूथ क्या है, एक वायरलेस नेटवर्क है, वाईफाई क्या है, वायरलेस नेटवर्क है। आप जो घर में टीवी देखते हैं, डिश टीवी देखते हैं, सैटेलाइट टेलीविज़न है, FM रेडियो है, या फिर आप अपने फ़ोन से कहीं भी बात करते हैं या अपने फ़ोन में आप इंटरनेट चलाते हैं टावर से कनेक्ट होके, तो वहाँ पर भी वायरलेस टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल की जा रही होती है। हाँ, वो बात अलग है कि हर एक फील्ड में अलग अलग नेटवर्क यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप फ़ोन से बात कर रहे हैं, फ़ोन से इंटरनेट चला रहे हैं, तो वहां पर सेलुलर नेटवर्क जो कि सेलुलर वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो यूज की जाती है। और अगर आप फोन में ब्लूटूथ या वाईफाई चला रहे हैं तो वहां पर ब्लूटूथ या फिर वाईफाई वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ठीक है, अब ये जो अलग अलग नेटवर्क होते हैं इनके अपने कुछ फायदे और अपने कुछ नुकसान होते हैं। क्लियर है? लेकिन यहां पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी वायरलेस टेक्नोलॉजी या फिर कहें या फिर वायरलेस नेटवर्क हैं, ये सभी अपना डेटा सेंड या फिर रिसीव करने के लिए, यानी कि जो डेटा ट्रैवल होता है वो एक वेव के फॉर्म में डेटा ट्रैवल होता है। ठीक है, जो भी वायरलेस नेटवर्क है उनका जो डेटा ट्रैवल होता है वो एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल होता है। और जो वायर्ड नेटवर्क होते हैं तो आपको पता ही है कि जो वायर्ड नेटवर्क होते हैं उसमें डेटा वायर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, जबकि जो वायरलेस नेटवर्क है उसका जो डेटा होता है वो एटमॉस्फेयर में यानी कि हवा में वेव के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है। अभी हम थोड़ा सा वेव के बारे में और फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और वेव, तो इनके बारे में अभी हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में। फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अभी हम वेव और फ्रीक्वेंसी को समझ लेंगे। तो यहाँ पर यह एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाता है। जो ब्लूटूथ है ये क्या करता है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाता है या फिर हम कहें लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है, एक ही बात है। यहाँ पर जो पर्सनल एरिया यानी कि पैन और जो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन है, ये नेटवर्क की कैटेगरी है। और जो ब्लूटूथ है इसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर लोकल एरिया नेटवर्क किसी में भी रख सकते हैं। इसके बारे में हम नेटवर्क कैटेगरी में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लूटूथ की फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका पूरा नाम होता है फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बैंड इसका कितना होता है, 2.45 गीगाहर्ट्ज। ध्यान रखना, ब्लूटूथ जो है वो 2.45 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पर हमारा जो ब्लूटूथ का डेटा होता है वो ट्रांसमिट होता है। अब यहाँ पर जो वेव है और फ्रीक्वेंसी है ये अभी हमने आपको बताया कि हम जस्ट अभी बताने वाले हैं इसी के बाद। ठीक है, यहाँ पर ब्लूटूथ का जो मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट होता है वो होता है 2.1 MB पर सेकेंड। और यहाँ पर जो ब्लूटूथ है वो कंपैटिबल
कंपेटेबल है किस हार्डवेयर में, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, गेमिंग कंसोल, ऑडियो डिवाइसेस और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ब्लूटूथ यूज़ किया जाता है। ब्लूटूथ को यहाँ पर डेवलप किसने किया, इंटरेस्ट ग्रुप ने, और इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया, 7 मई 1998 को, 7 मई 1998 को इसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये हो गई ब्लूटूथ की पूरी कंप्लीट जानकारी। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेव और फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है और जबकि यहाँ पर ये लो फ्रीक्वेंसी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी वेव और हाई फ्रीक्वेंसी वेव क्या है इसे समझते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जितने भी वायरलेस नेटवर्क होते हैं वो अपना डेटा जो ट्रैवल होता है उनका एटमॉस्फेयर में, वो एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल होता है। वेव क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से वेव ऊपर नीचे होती है और हमारा डेटा इसी वेव के फॉर्म में ही डेटा ट्रैवल होता है। क्लियर है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई कि जो हमारा डेटा है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेव से ही निकल करके आती है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेव से निकल के आती है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये पूरी क्या है, ये एक पूरी वेव है या फिर इसे कहें वेव लेंथ। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक पूरी वेव लेंथ है और इस पूरी वेव लेंथ में जो हमारी वेव है ये कितनी बार ऊपर या फिर कितनी बार नीचे गई है, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये यहाँ से अगर हम मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये मानते हैं, तो यहाँ से ये वेव हमारी ऊपर गई और वापस फिर नीचे आ गई, यानी कि ये इसका एक पूरा साइकिल हुआ। क्लियर है, ये इसका एक पूरा वेव का साइकिल एक साइकिल हुआ। तो इसे हम साइकिल कहें या फिर पीरियड कहें और इसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो वेव लेंथ है, इस पूरी वेव लेंथ में एक सेकेंड में, ध्यान से समझना, इस पूरी वेव लेंथ में एक सेकेंड के अंदर ये जो वेव है वो कितनी बार ऊपर या फिर कितनी बार नीचे गई है, इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्स। आपने सुना भी होगा, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स होती है। जिस तरह से जो स्टोरेज मेमोरी हमारी होती है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस होती है, उसे मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एमबी और जीबी और केबी का यूज करते हैं, यानी कि मेगाबाइट, गीगाबाइट। ठीक है, उसी तरह से फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हम हर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हर्ट्स के बाद फिर किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स, इस तरह से हम हर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हर्ट्स के बारे में अभी हम इसका भी डायग्राम आपको दिखा देंगे। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि वेव से ही फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो ये कंप्लीट एक वेव है जिसमें यहाँ पर एक बार पूरी वेव ऊपर से नीचे आने तक एक पीरियड कहते हैं या फिर एक साइकिल कहते हैं, और एक सेकेंड में जितनी बार भी ये वेव ऊपर नीचे होती है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो मान लेते हैं कि ये जो वेव लेंथ है, यानी कि जो डेटा ट्रैवल हुआ, तो एक सेकेंड में इतनी बार ऊपर नीचे हुआ। तो इस यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर इसको हम ऊपर से काउंट करें या फिर नीचे से, एक ही बात है। अगर हम नीचे से इसे काउंट करेंगे तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारी वेव है वो यहाँ पर हाफ से चलना स्टार्ट हुई है, तो इसे पूरा 1 काउंट नहीं किया जाएगा। या फिर अगर इसे पूरा 1 काउंट करेंगे तो आगे वाली को हम यहाँ पर 1 काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ही देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर भी 6 है। तो यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि ये एक सेकेंड में इतना डेटा ट्रैवल हुआ, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो हमारी वेव है वो इतना ट्रैवल हुई, तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 6 हर्ट्स होगी। कितनी होगी, 6 हर्ट्स। क्लियर है। तो यहां पर एक पीरियड को एक यानी कि 1 हर्ट्स बोलते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनी, 6 हर्ट्स। बात समझ में आ गई। अब ये यहां पर जब ये 6 के बाद इसी तरह से 60 होगा, 600 होगा, तो यहां पर हर्ट्स से हमारा बनेगा किलो हर्ट्स से बनेगा मेगा हर्ट्स से बनेगा गीगा हर्ट्स। क्लियर है। तो ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी बैंड। तो इस तरह से ब्लूटूथ जो है वो हमारा किस पे काम करता है, 2.45 गीगा हर्ट्स पर काम करता है, यानी कि एक सेकेंड में 2.45 गीगा हर्ट्स इतनी बार जो हमारी वेव होती है वो ऊपर नीचे होती है एक सेकंड में। और इसी फ्रीक्वेंसी बैंड पर हमारा काम करता है ब्लूटूथ। और जो अलग अलग नेटवर्क हैं, वाईफाई है या जो दूसरे नेटवर्क हैं, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। ठीक है, जो भी वायरलेस नेटवर्क हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और डेटा ट्रेवल करने के लिए वेव का ही इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ गया होगा। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी अगर लो है, तो अगर यहाँ पर हम हाई फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करें तो यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी में डेटा जो है वो धीमी गति से यानी कि स्लो ट्रैवल होगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगी डेटा उतनी ही स्पीड से ट्रैवल होगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लो फ्रीक्वेंसी यानी कि यहाँ पर डेटा स्लो ट्रांसफ़र होगा और हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि डेटा जो है वो स्पीड से यानी कि फास्ट ट्रांसफ़र होगा।
चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। एक दूसरा डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड में यहाँ पर जो वेव है वो कितनी बार ऊपर नीचे हुई, 4 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम 4 हर्ट्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 साइकिल पर सेकंड, या फिर हम कहें यहाँ पर 1 सेकंड में यहाँ पर ये इसका जो फ्रीक्वेंसी निकल के आया वो 4 हर्ट्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। चलिए, तो यहाँ पर ये हर्ट्स की यूनिट है, आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो हर्ट्स यानी कि 1 हर्ट्स, ठीक है, 1 हर्ट्स हो गया। और इस तरह से जब हमारे 10 हर्ट्स बनते हैं, ठीक है, कितने 10 हर्ट्स, जब हमारे 10 हर्ट्स होते हैं तो 10 की पावर 1 यानी कि 10 हर्ट्स, तो उसे हम बोलते हैं डेका हर्ट्स। और इसी तरह से अगर 10 की पावर 2 यानी कि हमारे 100 हर्ट्स होते हैं, कितने 100 हर्ट्स होते हैं, तो उसे हम यहाँ पर बोलते हैं हेक्टो हर्ट्स, ठीक है। और इसी तरह से 10 की पावर 3 यानी कि जब 1000 हर्ट्स होते हैं, कितने 1000, 10 की पावर 3 का मतलब तो 1000 हुआ ना, तो 1000 हर्ट्स होते हैं तो उसे हम किलो हर्ट्स। और इस तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे, 10 की पावर 6 तो उसे हम बोलते हैं मेगा हर्ट्स, 10 की पावर 9 तो उसे हम बोलते हैं गीगा हर्ट्स। क्लियर है? तो ये हर्ट्स की यूनिट है, आप इसे देख लें। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी कि जो ब्लूटूथ है वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि यूएचएफ रेडियो वेव पर काम करता है। तो देखिए, वेव जो हमारा डेटा ट्रैवल होता है वो वेव के फॉर्म में ही ट्रैवल होता है, लेकिन उन वेव की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसा कि हमने बताया, हर वेव की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ही हमारा जो नेटवर्क होता है वो काम करता है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो वेव होती है वो किस फ्रीक्वेंसी पर ट्रैवल करती है, तो उसका क्या नाम होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे यूएचएफ यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जिस पे ब्लूटूथ काम करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 2.45 गीगाहर्ट्ज। क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिस्ट में देख सकते हैं, इसमें बहुत कुछ दिया गया है, ठीक है। एक डायग्राम हमारे पास और है, उसे भी आप देख लें। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कुछ फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के लिए होती है, कुछ फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव के लिए होती है और कुछ इंफ्रारेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं जिस पर अलग अलग इक्विपमेंट काम करते हैं, यानी कि अलग अलग नेटवर्क काम करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको वेव और फ्रीक्वेंसी के बारे में क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ब्लूटूथ के बाद फिर अगला हमारा है BLE। तो BLE जो है ये ब्लूटूथ ही एक्चुअली है, लेकिन BLE यानी कि ब्लूटूथ लो एनर्जी। BLE को आमतौर पर 4.0 के रूप में जाना जाता है, ठीक है। BLE क्या है? ये ब्लूटूथ का ही एक वर्जन है, लेकिन यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ का ये वर्जन है ये लो एनर्जी यानी कि बैटरी की जो खपत है वो कम करता है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इसकी स्पीड जो होती है वो भी ब्लूटूथ के कंपैरिजन में कम होती है। जाहिर सी बात है कि अगर बैटरी कम कंज्यूम होगी तो जाहिर वहाँ पर स्पीड भी जो है उसकी वो कम रहेगी, ठीक है। तो वैसे तो ब्लूटूथ बहुत सारे डेटा को हैंडल कर सकता है, लेकिन इसी के साथ यह बैटरी को बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता है। यानी कि अगर ब्लूटूथ की बात करें तो ठीक है, तो अगर डेटा ज़्यादा हैंडल करेगा तो बैटरी भी कंज्यूम करेगा। जहाँ पर हमें बड़े मात्रा में डेटा को सेंड या रिसीव करने की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पर हम BLE का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह सस्ता होने के साथ साथ बैटरी पावर कम लेता है, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट होती है वो 1 MB पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पर BLE की क्या है? ये ब्लूटूथ का ही एक वर्जन है और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं वाईफाई की। वाईफाई यानी कि वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन और अदर डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। वाईफाई एक वायरलेस राउटर के पास डिवाइस को भेजा जाने वाला रेडियो सिग्नल है, ठीक है। यानी वाईफाई जो है ये रेडियो वेव्स पर काम करता है। वाईफाई किस पे काम करता है? रेडियो वेव्स पर काम करता है। वेव्स के बारे में हमने समझा है, ठीक है। रेडियो वेव्स पर यह काम करता है। वाईफाई IEEE स्टैंडर्ड 802.11 स्टैंडर्ड की फैमिली पर बेस्ड है। यानी कि जो वाईफाई या ब्लूटूथ है तो ये 802.11 स्टैंडर्ड पर काम करते हैं, ये इसका प्रोटोकॉल है। और मुख्य रूप से एक लैन टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो वाईफाई है ये लैन के अंतर्गत आता है। और इसकी जो डेटा ट्रांसफर रेट होती है वो 300 MB पर सेकेंड होती है, 300 MB पर सेकेंड होती है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको वाईफाई क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर लाईफाई की बात करते हैं। लाईफाई यानी कि लाइट फिडिलिटी। तो यहाँ पर जो लाईफाई है ये एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स के बजाय विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यानी कि VLC टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। यहाँ पर ये एक मात्रा छूट गई है, प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो वाईफाई है वो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, जबकि जो लाईफाई है ये विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है। विजिबल लाइट यानी कि जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे रेडियो वेव्स को हम नहीं देख सकते, ठीक है। रेडियो वेव्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जबकि विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यानी कि लाइट को हम देख सकते हैं। जैसे LED बल्ब हो गया, ठीक है। LED बल्ब या कोई भी लाइट सोर्स जिसे हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, और उसी का इस्तेमाल करता है लाईफाई अपना डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यह लाइट सोर्स ट्रांसमीटर द्वारा दिए गए प्रकाश को संशोधित करके
किया जाता है और एक फोटो डायोड रिसीवर द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसकी जो स्पीड होती है वाईफाई से 100 गुना फास्ट होती है, ठीक है। यानी कि वाईफाई से जो लाईफाई है ये फास्ट है, लेकिन लाईफाई के कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि लाईफाई जो है ये विजिबल लाइट कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। यानी कि अगर अंधेरा होगा, यानी कि डार्कनेस होगी, तो वहाँ पर लाईफाई काम नहीं करेगा, क्लियर है। जबकि वाईफाई और ब्लूटूथ जो है वो अंधेरा हो या उजाला वहाँ पर काम करेंगे, जबकि लाईफाई जो है ये विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, यानी कि अगर उजाला है वहीं पर ये काम करेगा। आई थिंक यहाँ पर आप बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये लाईफाई क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं सेलुलर नेटवर्क की। सेलुलर नेटवर्क एक रेडियो नेटवर्क है जो लैंड एरियाज पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसे सेल के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक सेल फिक्स्ड लोकेशन ट्रांसरिसीवर पर सर्व किया जाता है। सेलुलर टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन का आधार है। जो हम लोग अपने फ़ोन से इंटरनेट एक्सेस करते हैं या जो कॉल करते हैं, वो एक्चुअली हम कहाँ से कनेक्ट होते हैं? सेलुलर टावर से कनेक्ट होते हैं। जो हम लोग के एरिया में टावर लगे होते हैं उसी को हम बोलते हैं सेलुलर नेटवर्क। जब हमें किसी टावर से कनेक्ट होते हैं तो वहीं पर हमारा बनता है सेलुलर नेटवर्क। सेलुलर नेटवर्क उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए सेल लगे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टावर है और इसमें बहुत सारे सेल लगे हुए हैं जो कि अपने एरिया का जो डेटा है वो ट्रांसमिट या फिर रिसीव करते हैं। तो ये सेल होते हैं, ठीक है, और इसी से हमारा बनता है सेलुलर नेटवर्क। तो यहाँ पर ये भी रेडियो वेव पर ही काम करता है। जो सेलुलर नेटवर्क है ये भी रेडियो वेव पर ही काम करता है, जिसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर इसकी जनरेशन भी है 2G, 3G और 4G। इसके बारे में आपको पता है 2G, 3G और 4G ये जो जनरेशन होती हैं, ठीक है, जिसे हम समझते हैं, तो ये जो जनरेशन है वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होती हैं। 2G में स्पीड कम थी, उससे ज़्यादा 3G में हुई और उससे ज़्यादा 4G में हुई, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती चली गई। फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते चले जाएंगे, हमारी जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी और उसी के हिसाब से हम उसे जनरेशन में डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर सेलुलर नेटवर्क के बारे में आपका क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला है जेड वेव। जेड वेव एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो मुख्य रूप से स्मार्ट होम नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। यह मेश नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करता है और यह एक नेटवर्क में 232 नोड का समर्थन करता है। इसकी डेटा रेट लगभग 30 मीटर की रेंज में 100 Kbps तक होती है। यह छोटे नेटवर्क के लिए जिगबी की तुलना में सस्ता और सरल है। अभी हम जिगबी के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो जेड वेव है ये IoT में स्पेशली यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे सेलुलर नेटवर्क हो गया, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, तो वो हम अपने फ़ोन में नॉर्मली यूज करते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि IoT का मतलब क्या, कुछ नहीं, ठीक है। IoT का मतलब सीधा है कि जो चीज़ें हम डेली लाइफ में या नॉर्मली यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करना ही एक IoT इकोसिस्टम कहलाता है। तो अगर हम मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर की बात करें, प्रिंटर की बात करें, अगर इन्हीं सब चीज़ों को अगर आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक लैन नेटवर्क तो बनता ही है, साथ में वो सारी चीज़ें आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले बात करते हैं RFID की। तो RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नाम से ही पता चलता है कि जो RFID है ये क्या करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि रेडियो वेव्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, इसका यूज कहाँ होता है, इसे समझते हैं। तो यह एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसका इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई या फिर ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, टैग और रीडर। RFID टेक्नोलॉजी में दो कंपोनेंट मेन होते हैं, एक होता है टैग और दूसरा होता है रीडर, ठीक है। हम जिस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि RFID का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने या फिर उसको ट्रैक करने के लिए, ठीक है। और इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, टैग और रीडर। तो हम जिस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना चाहते हैं उस पर RFID टैग लगा दिया जाता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको आइडेंटिफाई या ट्रैक करना है तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे, RFID के जो दो कंपोनेंट होते हैं उसमें से एक कंपोनेंट यानी कि टैग को उस ऑब्जेक्ट पर लगा देंगे, क्लियर है, ठीक है। टैग को क्या करेंगे, आप उस ऑब्जेक्ट पे लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, किसी वस्तु पर लगाए गए RFID टैग को ही रिसीवर द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। यानी कि जो रिसीवर होता है, तो आपने जिस भी ऑब्जेक्ट पर टैग लगा रखा है, तो जब वो रिसीवर की रेंज में आएगा, ठीक है, तो वहां पर रिसीवर क्या करेगा, उसे डिटेक्ट करेगा, उसे पहचानेगा और इस तरीके से RFID टेक्नोलॉजी काम करती है, जो कि बेस्ड है टैग और रीडर पर, ठीक है। टैग हम वहां लगा देते हैं जिस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है और रीडर की रेंज में जब वो टैग आता है, ठीक है, तो रीडर क्या करता है, उसे आइडेंटिफाई करता है और हमें उस तरह से सिग्नल देता है, क्लियर है, जिससे उस वस्तु की पहचान होती है। इसकी रेंज लगभग 1 मीटर तक होती है, ठीक है। ध्यान रखना इसकी रेंज कितनी है, सिर्फ 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर की रेंज में अगर
टैग और रीडर एक साथ होंगे तो वहां पर हमें उस ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई या फिर ट्रैक कर सकते हैं। क्लियर है। RFID टैग दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव RFID एंड पैसिव RFID। ठीक है, अब इनको दोनों को समझते हैं, यहाँ पर आगे बताया गया है। तो RFID होता क्या है ये आपको पता चल गया। ठीक है, RFID में मेन दो कंपोनेंट हैं, टैग और रीडर। अभी इसका हम एक एग्जांपल बताएंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पर एक्टिव RFID एंड पैसिव RFID के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव RFID टैग, एक्टिव RFID टैग को अपना वर्क करने के लिए, मतलब डेटा ट्रांसमिट करने के लिए खुद की पावर यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, यानी यह सेल्फ डिपेंडेंट होता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। सिंपल है, जो RFID टैग होता है अगर उसके पास अपनी खुद की बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई है तो वो एक्टिव RFID टैग कहलाएगा। और इसका ठीक अपोजिट, अगर उसके पास खुद की मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है तो वो पैसिव RFID टैग कहलाएगा। और ये किस पर डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है रिसीवर पर। ठीक है, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। पैसिव RFID टैग के पास खुद की पावर सोर्स नहीं रहती, बल्कि यह रिसीवर से आने वाली रेडियो वेव सिग्नल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर पावर बनाता है। यानी कि जो हमारा रिसीवर होता है जो RFID टैग को रीड करता है, तो उससे जो वेव निकलती है उसी वेव से वो पावर जनरेट करता है और फिर ये डेटा ट्रांसमिट करता है। यानी कि जो पैसिव RFID टैग होता है वो रिसीवर पर डिपेंड होता है। बात समझ में आ गई। तो एक्टिव RFID एंड पैसिव RFID क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये क्या है और कहां पर कैसे यूज किया जाता है। आपने शॉपिंग मॉल वगैरह में, सुपर मार्केट में आपने देखा होगा कई जगह पर इस टाइप का टैग लगा होता है। यहाँ पर आपको इमेज दिखाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे क्लॉथ में, टी शर्ट वगैरह में या अलग अलग आइटम में इस तरह का टैग लगा होता है। तो ये क्या होता है, ये RFID टैग होता है। ये क्या होता है, RFID टैग होता है। बात समझ में आ गई। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, जैसे आपको पता है कि सुपर मार्केट में या किसी भी शॉपिंग मॉल वगैरह में आप सामान खुद से जाकर के सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, पसंद करते हैं और वापस जो है आप बिल काउंटर पर जाके उसे परचेज करते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई ऐसा बंदा है जो शॉपिंग मॉल या सुपर मार्केट में गया, उसने सामान देखा, पसंद किया और सामान लेके सीधे निकल गया, बिना बिल किए, मतलब बिना बिल करवाए सीधे वो एग्जिट गेट से बाहर जा रहा है। तो इस कंडीशन में उसके जो कपड़ों में या उसके सामान में जो RFID टैग लगा होगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी में लगा होता है ज़्यादातर, तो RFID टैग जैसे ही एग्जिट गेट के रिसीवर, अब जो RFID रिसीवर होता है वो एग्जिट गेट पर लगा होता है। ठीक है, हम नॉर्मली यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, मान लेते हैं कि एग्जिट गेट पर RFID रिसीवर लगा हुआ है। तो जैसे ही वो बंदा एग्जिट गेट में एंटर करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो रिसीवर है उसकी रेंज में RFID टैग आएगा, जिससे नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के पास पहुँचेगी और उन्हें पता चलेगा कि कोई ऐसा सामान है जो RFID टैग के साथ में ही जा रहा है। तो उस तरीके से वो उस सामान को ट्रैक कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। और जब आप बिलिंग करवा देते हैं तो वो आपने देखा होगा कि इस तरह का जो टैग होता है वो आपके कपड़ों से या सामान से निकाल दिया जाता है वहीं पर जहां पर आप बिल करवाते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो ये होता है RFID टैग। इसका यूज आप भी कर सकते हैं। RFID टैग और रिसीवर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर RFID क्लियर हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद बात करते हैं NFC की। NFC यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन। और ये जो NFC है ये भी लगभग RFID जैसा ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझते हैं। तो NFC यह एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है और यह टेक्नोलॉजी RFID से ही प्राप्त की गई है। इस टेक्नोलॉजी में भी NFC टैग और NFC रिसीवर होते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, NFC में भी टैग और रिसीवर होते हैं, जैसे कि RFID में होते हैं टैग और रिसीवर, लेकिन दोनों में जो वर्किंग प्रोसेस होती है ये दोनों अलग होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर NFC टैग में जो डेटा स्टोर होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, NFC टैग में जो डेटा स्टोर होता है उसे NFC रिसीवर द्वारा जो है रीड किया जाता है। ठीक है, NFC टैग में जो डेटा स्टोर किया गया होगा उसे NFC रिसीवर द्वारा क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा। बस इसका इतना ही काम है। इसकी मैक्सिमम रेंज 10 सेंटीमीटर होती है। देखिए, बहुत कम होती है, मिनिमम। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक होती है। 10 सेंटीमीटर कितना कम होगा आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर तक होती है और डेटा रेट 106, 212 या 424 kbps तक होती है। मतलब डेटा रेट जो है, स्पीड इसकी जो है ये भी बहुत ही कम है। बात समझ में आ गई। लेकिन फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका यूज कहाँ करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए, जैसे आपको बार कोड के बारे में पता है। ठीक है, बार कोड हो गया, QR कोड हो गया। जैसे आपका QR कोड हो गया, QR कोड में क्या होता है आपको पता है। QR कोड में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि QR कोड को जनरेट करते समय उसमें डाली गई होती है। सिंपल है। ठीक है, QR कोड के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है। आप पेमेंट वगैरह करते हैं, कई जगह QR कोड यूज होता है डिजिटल में। तो वहाँ पर क्या होता है, QR कोड को आप स्कैन करते हैं अपने फ़ोन से या फिर QR स्कैनर से। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर QR कोड में जनरेट करते समय जो भी इंफॉर्मेशन डाली गई होगी
उसे आप रीड कर सकते हैं। बस इतना ही काम तो होता है क्यूआर कोड का, ठीक है। क्यूआर कोड हो या बार कोड, क्यूआर कोड में जो इन्फॉर्मेशन डाली गई होगी उसे आप रीड कर सकते हैं अपने क्यूआर स्कैनर से। क्लियर है? बिल्कुल उसी तरीके से एनएफसी भी है, लेकिन ये एनएफसी ये एक तरह से नेटवर्क का काम करता है, जबकि क्यूआर कोड में आप अपने कैमरे से उसका फोटो लेते हैं यानी उसे स्कैन करते हैं, जबकि यहां पर इसमें कुछ ऐसा स्कैन करने वाला सिस्टम नहीं है। इसमें एनएफसी टैग की रेंज में जैसे ही एनएफसी रिसीवर आएगा तुरंत एनएफसी टैग का जो डेटा है वो एनएफसी रिसीवर तक पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसमें हमें कुछ भी स्कैन या ऐसा कुछ नहीं करना होता है, लेकिन इसकी रेंज देखिए कितनी कम होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अब यहां पर इसका छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। एनएफसी टैग यहां पर आपको दिखाते हैं, देखिए इस तरह से एनएफसी टैग होते हैं। ठीक है। इस तरह से एनएफसी टैग होते हैं, छोटे छोटे स्टिकर होते हैं और इसमें ग्लू भी लगा होता है। आप इसे कहीं भी जो है वो चिपका सकते हैं, ठीक है, फिक्स कर सकते हैं। और इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आप जो है वो राइट कर सकते हैं। आप अपने फोन से भी इसमें इंफॉर्मेशन राइट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो फोन है वो एनएफसी सपोर्टेड होना चाहिए। अगर आपका फोन एनएफसी सपोर्टेड है तो वहां पर आप इन टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें छोटा छोटा जो डेटा होता है, ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीजें जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जो आपका क्यूआर कोड होता है उसमें क्या होता है, उसमें इंफॉर्मेशन ही तो होती है। जैसे मान लेते हैं हमारी वेबसाइट है upciss.youtube.com वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट है। तो अगर मान लेते हैं कि ये जो वेबसाइट है अगर हम किसी को ऐसे ही बोलेंगे तो वहां पर हो सकता है कि कोई मीनिंग मिस्टेक कर दे। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि upciss.youtube.com इस वेबसाइट का हम एक क्यूआर कोड जनरेट कर दें। तो अब क्या होगा कि अगर कोई भी उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन डाली गई है यानी कि upciss.youtube.com वेबसाइट का लिंक है ये आपको मिल जाएगा। सिंपली समझ में आ गई बात? बिल्कुल उसी तरह से एनएफसी भी है। अगर हम चाहें तो एनएफसी टैग में भी अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो इसमें हम डाल सकते हैं। और इस एनएफसी टैग की रेंज में जैसे ही कोई एनएफसी रिसीवर आएगा, अब वो एनएफसी रिसीवर आपका फोन भी हो सकता है, ठीक है, अगर आपका फोन एनएफसी सपोर्टेड है तो जैसे ही उस रेंज में आएगा यानी टैग की रेंज में, जिसकी रेंज 10 सेंटीमीटर होती है, यानी कि बिल्कुल आपको समझ लो इस स्टिकर के ऊपर फोन को चिपका के रखना होगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो जैसे ही रेंज में आएगा वहां पर जो एनएफसी टैग में इंफॉर्मेशन है यानी कि जो वेबसाइट है वो उस फोन में ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से एनएफसी टैग का हम यूज करते हैं। एनएफसी टैग का बहुत सारी जगहों पर यूज किया जाता है, ठीक है। इन्हीं सब छोटे छोटे कामों को करने के लिए एनएफसी टैग का यूज किया जाता है। एनएफसी टैग में आप अपनी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, विजिटिंग कार्ड रख सकते हैं, ठीक है। विजिटिंग कार्ड का मतलब अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह वगैरह, ये सब एनएफसी में स्टोर कर सकते हैं। और जैसे ही अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगता है आप सिंपली एनएफसी टैग जो है उसके फोन के पास ले जाएं यानी कि 10 सेंटीमीटर की रेंज में ले जाएं और आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसके फोन में पहुंच जाएंगी सिंपली, ठीक है। कहीं भी कुछ भी स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? ये एनएफसी टैग आगे से कुछ इस तरह से और पीछे से कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और ये पीछे से एनएफसी टैग इस तरह से दिखता है जिसमें यहाँ पर कुछ वायर का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? तो ये बात समझ में आपको आ गई? ठीक है। चलिए यहाँ पर एनएफसी टैग क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं जिगबी की। तो जिगबी ये टेक्नोलॉजी है जो आईओटी में यूज की जाती है। तो यहाँ पर जिगबी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है और मुख्य रूप से 802.15.4 पर बेस्ड है। यह लो कॉस्ट लो पावर का समर्थन करता है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बैटरी इनेबल्ड सिस्टम में किया जाता है। जिगबी कई टोपोलॉजी का समर्थन करता है जैसे स्टार, क्लस्टर ट्री, मेश टोपोलॉजी। तो इन सभी टोपोलॉजी पर जिगबी नेटवर्क जो है वो काम करता है यानी कि जिगबी टेक्नोलॉजी काम करती है, ठीक है। और जिगबी की जो कवरेज रेंज होती है वो 100 मीटर के दायरे में 250 kbps तक होती है। यानी कि अगर 100 मीटर के अंदर इसकी रेंज है तो वहां पर 250 kbps तक का डेटा ये ट्रांसफर कर सकती है। तो आई थिंक जिगबी समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिगबी जो है ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और कई सारे ऐसे सेंसर वगैरह हैं जहां पर जिगबी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं लोरावैन की। लोरावैन यानी कि लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। यहां पर यह भी एक टेक्नोलॉजी है बिल्कुल ब्लूटूथ और वाईफाई के जरिए, लेकिन अंतर है, ठीक है, और इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है। यह एक न्यू वायरलेस टेक्नोलॉजी है। यह लो कॉस्ट लो पावर का समर्थन करता है और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं, ठीक है, जो लोरावैन है इसकी जो रेंज होती है वो 10 से 15 किलोमीटर की होती है। यानी कि 10 से 15 किलोमीटर में आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। जिस तरीके से ब्लूटूथ की रेंज बहुत कम होती है उससे ज़्यादा वाईफाई की होती है, लेकिन लोरावैन की जो रेंज है ये बहुत ही ज़्यादा होती है और इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो धीमी होती है। जाहिर सी बात है कि अगर रेंज ज़्यादा होगी तो जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगर रेंज बढ़ेगी, कोई भी नेटवर्क हो, अगर रेंज हम उसकी बढ़ाएंगे तो जो उसकी स्पीड है वो कम हो जाएगी। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका
प्लेग्राउंड है, ठीक है, ये आपका प्लेग्राउंड है और यहाँ से आपने एक बॉल फेंकी, यहाँ से आपने क्या किया, एक बॉल फेंकी। तो जब आपने बॉल फेंकी, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे बॉल आगे की तरफ जा रही है उसकी स्पीड कम होती जा रही है। बात समझ में आ रही है ना? तो वहाँ पर बॉल की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जितनी ज़्यादा रेंज होगी उसकी स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। इसी तरह से नेटवर्क में भी होता है, अगर वेव ज़्यादा है, अब जाहिर सी बात है, आपको हमने बताया था कि जो वायरलेस नेटवर्क है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वो किस पे काम करती है, वेव पर काम करती है। और वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर एक नेटवर्क के लिए अलग अलग होती है, क्लियर है? तो जिसकी जितनी ज़्यादा वेव होगी, ठीक है, यानी कि जितनी ज़्यादा वेव लेंथ होगी उसकी स्पीड जो है वो उतनी ही कम होगी, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उतनी ही कम होगी, ठीक है। अगर वेव लेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बेस पर ही, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा मिलेगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो स्पीड कम मिलेगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर वेव लेंथ ज़्यादा हुई तो स्पीड कम हो जाएगी, बात समझ में आ गई। और अगर वेव लेंथ जो है वो शॉर्ट है, यानी वेव छोटी है, तो वहाँ पर उसकी स्पीड यानी कि फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसकी जो रेंज होती है वो 10 से 15 किलोमीटर होती है और इसकी जो स्पीड होती है वो 300 बाइट पर सेकंड से लेके 37.5 kbps तक होती है, ठीक है, यानी बहुत कम होती है। इससे बिना किसी लाइसेंस के रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड 169 मेगाहर्ट्ज, 433 मेगाहर्ट्ज, 868 मेगाहर्ट्ज एंड यहाँ पर इंडिया के लिए यहाँ पर बताया गया है 865 मेगाहर्ट्ज एंड 867 मेगाहर्ट्ज पर इसे चलाया जा सकता है बिना किसी लाइसेंस के। अब ये लाइसेंस क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव होती हैं, इस पर अगर आपको नेटवर्क चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अलग अलग जो जियो, एयरटेल, ये सब कंपनियां हैं, तो ये क्या करती हैं, इनका जो डेटा ट्रैवल होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, तो ये उसके बदले जो है गवर्नमेंट को पैसा पे करती हैं, यानी कि एक तरह से लाइसेंस लेती है। लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी हैं जो फ्री हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा 865 मेगाहर्ट्ज, 867 मेगाहर्ट्ज। अब ये मेगाहर्ट्ज क्या होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी है और वेव से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये हमने समझा था, ठीक है। तो अगर इस फ्रीक्वेंसी पर अगर हमें कोई भी नेटवर्क एक्सेस करना है तो वो हम बिना लाइसेंस के यानी फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये हो गया लोरावैन की बात। जैसे ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए क्या हम कोई लाइसेंस लेते हैं? नहीं लेते हैं, ठीक है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं क्योंकि उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है जिस पर वो काम करता है जो कि फ्री है। लेकिन अगर सेलुलर नेटवर्क की बात करें, यानी कि जो हम इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, कॉलिंग करते हैं, ठीक है, बात करते हैं फ़ोन से, तो वहाँ पर वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो हमारी ISP होते हैं, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी अपना उसका लाइसेंस लेते हैं और हमें किराए पर देते हैं। सिंपल सी बात है, हमें क्या करते हैं, वो लोग रेंट पर देते हैं और वो बदले में गवर्नमेंट को भी पे करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर ये अलग कॉन्सेप्ट है और फिलहाल यहाँ पर आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तो लोरावैन क्लियर हो गया। फिर उसके बाद है 6LoWPAN। 6LoWPAN जो 6 है ये IPv6 एड्रेस से लिया गया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 से, ओवर लो पावर वायरलेस एरिया नेटवर्क, ये इसका पूरा नाम है। यह एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल होम ऑटोमेशन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। यह IPv6 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो IPv6 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है और ये IEEE स्टैंडर्ड 802.15.4 पर काम करती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पर काम करती है। और यहाँ पर इसकी जो आउटर रेंज होती है, ठीक है, आउटर रेंज यानी कि ये कितनी रेंज में ये काम करेगा, तो इसकी जो रेंज है वो है 200 मीटर, ठीक है, कितनी है, 200 मीटर। लेकिन आउटर रेंज में, आउटर रेंज का मतलब जहाँ पर पूरा खुला मैदान पड़ा होगा वहाँ पर इसकी मैक्सिमम रेंज है 200 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो डेटा रेट है वो 200 KB पर सेकेंड मैक्सिमम है और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इसमें 100 कनेक्ट हो सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं GSM की, ठीक है। चलिए यहाँ पर GSM को समझते हैं। GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ का क्लियर रखना, कई लोग GSM में और GPS में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। GSM अलग है, GPS अलग है और GPRS अलग है, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे GPRS के बारे में। GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM एक ओपन एंड डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल वॉइस एंड डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। GSM का हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम बात करते हैं अपने फ़ोन से, ठीक है, वहाँ पर GSM टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है, जिसमें वॉइस और डेटा यानी वॉइस जो हम बात करते हैं और डेटा का मतलब टेक्स्ट टू मैसेज, ठीक है, डेटा यानी टेक्स्ट टू मैसेज, इसे ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है GSM टेक्नोलॉजी का यूज। और ये सेलुलर टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। सेलुलर यानी कि जो हम टावर से कनेक्ट होते हैं, सेलुलर का मतलब टावर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लेके आप कंफ्यूज ना हो, जो कि 850 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज एंड 1800 मेगाहर्ट्ज एंड 1900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पर ऑपरेट होता है, ठीक है। जो GSM टेक्नोलॉजी है वो इतने फ्रीक्वेंसी पर जो है ये ऑपरेट होता है, इसे आप पढ़ लेना। फिर GSM
जीएसएम टेक्नोलॉजी को कम्युनिकेशन पर्पस के लिए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी कि टीडीएमए टेक्निक का उपयोग करके एक डिजिटल सिस्टम के रूप में डेवलप किया गया था। ठीक है, देखिए जीएसएम टेक्नोलॉजी का यहाँ पर एक एग्जांपल बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जीएसएम यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, नाम से पता चलता है। ठीक है, ग्लोबली जो है हम मोबाइल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ वॉइस और डेटा ही ट्रांसमिट किया जा सकता है। डेटा का मतलब यहाँ पर टेक्स्ट मैसेजेस। ठीक है, तो जो 2G फ़ोन होते थे, 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन के जो फ़ोन होते थे, वहाँ पर हम इंटरनेट वगैरह नहीं चला सकते थे। उसमें हम सिर्फ वॉइस यानी कि कॉल कर सकते थे और टेक्स्ट मैसेज, ये इतना काम कर सकते थे। ठीक है, तो जीएसएम टेक्नोलॉजी जो है वो सेलुलर टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करती है, जिसमें हम वॉइस और डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि उसमें इंटरनेट वगैरह एक्सेस नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद आई जीपीआरएस। ठीक है, जीपीआरएस यानी कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। ठीक है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, जिसमें यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, इसमें हम ईमेल, मल्टीमीडिया मैसेज में ऑडियो वीडियो सारा कुछ आ जाता है और इसमें वीडियो कॉल वगैरह भी संभव थी। तो ये जीपीआरएस है। ठीक है, जीपीआरएस यानी कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ये रेडियो वेव पर काम करती है। हालांकि जो सेकेंड जनरेशन हो गई यानी 2G 3G 4G, ये सब रेडियो वेव पर ही काम करती हैं, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो जीपीआरएस एक वायरलेस और सेलुलर नेटवर्क कम्युनिकेशन सर्विस के लिए सबसे अच्छा पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, जीपीआरएस सिस्टम जीएसएम नेटवर्क स्विचिंग का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। ठीक है, जीएसएम के साथ में क्या मिल गया, जीपीआरएस, यानी जीपीआरएस प्लस जीएसएम दोनों मिल गए, जिससे वॉइस कॉल, ईमेल, मल्टीमीडिया मैसेजेस और वीडियो कॉल, ये सारा कुछ पॉसिबल हो सका। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी। फिर उसके बाद डेवलप हुआ LTE यानी कि 4G टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 4G में हमें क्या मिला, LTE यानी कि लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, इसका पूरा नाम है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। या 4G वायरलेस स्टैंडर्ड है, जो कि 3G टेक्नोलॉजी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, जिसकी एवरेज डाउनलोड स्पीड जो है वो 15 Mbps से लेकर के 20 Mbps एंड एवरेज अपलोड स्पीड 10 Mbps से 15 Mbps तक होती है। ठीक है, तो ये LTE जो है ये 4G टेक्नोलॉजी के साथ आया, जबकि जो हमारा GPRS था ये किसके साथ था, ये हमारा था 3G के साथ में। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको IoT में यूज होने वाली जो टेक्नोलॉजी है उनके बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने पूरा एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज हैं IoT में यूज होने वाली, वो हमने पढ़ ली हैं। अब इसके बाद बारी है प्रोटोकॉल्स की। ठीक है, तो IoT में यूज होने वाले जो प्रोटोकॉल हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड लिंक लेयर। तो ये जो लेयर हैं ये एक्चुअली एक नेटवर्क कैसे काम करता है इसको डिफाइन करती हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल्स में। तो हालांकि हम अगले चैप्टर यानी कि थिंग्स एंड कनेक्शन वाले चैप्टर में जो है OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 7 लेयर आर्किटेक्चर एंड 4 लेयर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप जो है इतना समझ लें कि जो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर है, ये अलग अलग कैटेगरी है, यानी कि एक नेटवर्क को चलाने के लिए इतने स्टेप्स होते हैं और जिसमें अलग अलग स्टेप पर अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोटोकॉल के बारे में अगली वीडियो से पढ़ेंगे, जिसमें HTTP, COAP, वेब सॉकेट्स, MQTT, ये सब प्रोटोकॉल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।